नमस्कार, ब्रेकिंग विद एजेंडा में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। हम आज ब्रेकिंग विद एजेंडा की बात करेंगे। दरअसल 2024 का एजेंडा क्या तय हो चुका है? क्या आज इस वक्त जो स्थिति है उसमें मुसलमानों के अंदर एक भय है? दरअसल आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में चर्चा होगी कि क्या 2024 का एजेंडा तय हो चुका है और उस एजेंडे से मुसलमानों में भय का माहौल है क्या? इस पर चर्चा क्यों, यह जानने के लिए आज ज्ञानवापी मामले पर जो ताजा अपडेट है वो जान लीजिए। दरअसल कल ज्ञानवापी में सर्वे के आखिरी दिन यानी कि हिंदू पक्ष की ओर से दावा यह किया गया कि उन्हें वहां शिवलिंग दिखाई दिया है। अब इसके आगे का रास्ता क्या है वो समझा जा सकता है। अब हिंदू पक्ष के इस दावे को मुस्लिम पक्ष पूरी तरह से खारिज कर रहा है। अब आज पूरे मामले में जो सर्वे हुआ है वो सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश होने का इंतजार है, जो कि शायद आज पेश ना हो पाए। इसकी वजह यह है कि तीनों कोर्ट कमिश्नर अभी तक अपनी रिपोर्ट बना नहीं पाए हैं। इधर वाराणसी की इस खींचतान के बीच ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। हालांकि इस पर हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी की जो याचिका है उसको खारिज करने की मांग कर दी है। अब पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहने वाली है और उसका हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन कोर्ट में चल रही इस जंग पर सियासी दंगल भी शुरू हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के खैरख्वाह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और यह दावा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। तो वहीं बीजेपी उनके इस दावे को सिरे से खारिज कर रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस धर्म वाली सियासत में देश में डर का माहौल है? क्योंकि सबको पता था कि अयोध्या के बाद काशी मथुरा की तैयारी वाली सियासत पर पहले से काम चल रहा है। इन सब के बीच एक और अपडेट यह भी है कि कुतुब मीनार विवाद भी कोर्ट तक पहुंच गया है और दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज इस पर सुनवाई होनी है। वहीं मध्य प्रदेश में उज्जैन में बिना नींव वाली मस्जिद है, वहां पर भी एक महंत ने दावा कर दिया है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ बीजेपी और समाजवादी पार्टी, साथ ही साथ एआईएमआईएम के नेता मौजूद रहेंगे और साथ ही पूरे मुद्दे के पीछे की जो सियासी स्थिति है, सियासी माहौल समझाएंगे हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन। वहीं कोर्ट की जो बारीकियां है उसको बताएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा और काशी में इन सब के बीच क्या माहौल है, क्या कुछ चल रहा है वो दिखाएंगे और उसके लिए चलेंगे अमिताभ ओझा के पास। चर्चा शुरू करें उससे पहले इस मुद्दे पर दावे और वार पलटवार क्या हो रहा है वो सुन लेते हैं। बाबा मिल गए, इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। बाबा मिल गए, इससे समाचार कुछ नहीं। कहाँ पे मिले बाबा? मत पूछिए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, इससे आप लोग समझ रहे कुछ? पानी के अंदर, वो तालाब के अंदर मिल गया क्या? आज पानी निकाला गया। बस हमने जो कहा बाबा मिल गए, हमने तो कहा ना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, इसी में आप लोग सब समझ लीजिए और फिर से करेंगे बाबा मिल गए। देखिए, हकीकत असल में वो फव्वारा है। फव्वारे के बीच में पानी निकालने के लिए एक टेक्निक अपनाई गई है जिससे कि पानी निकलता था और अगल बगल के टोटियों से पानी निकलता था। वो पानी का जब ऊपर आता था तो एक अच्छा शेप देता था। वो फव्वारे की टेक्निक है, ना कि ज्योतिर्लिंग है। कि जिस तरह बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीना गया उसी तरीके से कोशिश की जा रही है। और रहा सवाल मस्जिद सुबह क़यामत तक रहेगी, ये मेरा अकीदा है। भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मुझे दिया गया है। मैं आज भी कहूंगा और कल भी कहूंगा और अपनी औलाद से कहूंगा कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। काशी की मस्जिद, ज्ञानवापी की मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक। ये काम नेहरू अगर आजादी के बाद आक्रांताओं के द्वारा, मुगलों के द्वारा किए गए अन्याय की जांच शुरू करवानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की और हिंदू और मुसलमानों में खाई पाटने का काम किया। और ओवैसी कोर्ट पर भरोसा रखे, धमकावे, डरावे, दबाव न डाले, सुपर जिन्ना बनने की कोशिश न करे। देश कानून से चलेगा। अभी ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है। अब शासन प्रशासन सबका भरपूर सहयोग रहा, विपक्षी भी सहयोग किए, जिसमें विशाल सिंह की अध्यक्षता रही। उनके सहयोग में अजय सिंह, अजय मिश्रा और संजय दाढ़ी बहुत अच्छा अपना नेतृत्व किए, निभाए और बिना बाधा के कार्रवाई पूरी होने पर हम लोग प्रसन्न हैं। प्रतिवादी पक्ष कह रहा है कुछ नहीं मिला है। उनका कहना उचित भी है और प्रतिवादी और वादी दोनों के बाद विरोधाभासी होते ही हैं।
इसी का निर्णय न्यायालय करती है। सर्वे खत्म हो गया है ना? खत्म हो गया। कृपया बाहर चलें आप लोग। सब खत्म हो गया। रिपोर्ट फाइल होगी कोर्ट में, तो उसके बाद बताया जाएगा। कार्रवाई पूर्ण हो गई? हाँ, पूर्ण हो गई है। क्या रहा कुछ ऐसा आज भी वीडियोग्राफी वगैरह वही खत्म हो गई। तालाब में कहा गया काला पत्थर मिला हुआ है? अरे कुछ नहीं भाई, आप लोग कुछ नहीं, रिपोर्ट आने दीजिए। अच्छा, आप लोग संतुष्ट हैं कार्रवाई से? बिल्कुल संतुष्ट है। कल कार्रवाई क्या रिपोर्ट सबमिट होगी? कल सबमिट होगी। तो सभी पक्षों ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना, लेकिन इस बीच देखिए इस पूरे मामले पर एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट पेश करने में देरी संभव है, क्योंकि आज कोर्ट में रिपोर्ट पेश नहीं होगी। सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय सिंह का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिन की मोहलत हम कोर्ट से मांगेंगे। सर्वे की कार्रवाई, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ये सब हम लोगों ने 3 दिन में पूरा सब करा लिया है और उसकी रिपोर्ट हम लोग धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं। कल हम लोग को थोड़ा सा टाइम मिला है, तो कल हम लोग रात में बैठ के 12 बजे तक बैठ करके रिपोर्ट तैयार किए हैं और अभी पूरी रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है। जब रिपोर्ट पूरी तैयार हो जाएगी तो उसको माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग सुपुर्द कर देंगे। तो आज के आप लोग न्यायालय में जाके टाइम लेंगे? जी हाँ, क्योंकि माननीय न्यायालय ने एक डेडलाइन दी हुई है कि आज 17 तारीख को रिपोर्ट सौंपने के लिए। तो आज हम लोग जो है माननीय न्यायालय से एप्लीकेशन देंगे कि हमको 2 दिन 3 दिन का समय दिया जाए और जो समय मिलता है उस समय के ऊपर हम लोग जाकर के माननीय न्यायालय में रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और इन सबके बीच देखिए एक और बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल न्यूज 24 से बोलते हुए स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। विशाल सिंह जो कि सर्वे तैयार कर रहे हैं, उन्होंने इन सब के बीच ये कह दिया है, स्पेशल कोर्ट कमिश्नर है विशाल सिंह की, हमारी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। हालांकि जो जानकारी मिल रही थी, अजय सिंह जो कोर्ट कमिश्नर हैं, उन्होंने ये कहा सारे देश की निगाहें इस बात पर लगी है कि वाराणसी की जिला अदालत में जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे ज्ञानवापी मामले में, वीडियोग्राफी का काम, सर्वे का काम पूरा हो चुका है। तो क्या रिपोर्ट आज 17 मई को अदालत में पेश की जाएगी? ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह जी हैं। विशाल जी, आज रिपोर्ट पेश करेंगे? आज कोशिश की जा रही है कि आज ही रिपोर्ट फाइल कर दी जाए। अगर कोई गलती ज़्यादा होती है तो देखा जाएगा उसके लिए। गलती रिपोर्ट में टाइपिंग मिस्टेक वगैरह, क्लरिकल मिस्टेक, काफ़ी लंबा चौड़ा रिपोर्ट है तो उसमें समझने में, देखने में पैरा वगैरह कोई छूट नहीं रहा है। चूँकि कार्रवाई कमीशन में ही हम लोगों ने पूरा लिखते चले आ रहे थे तो उससे मिलाना बस बाकी रह गया, उसको मिला के सबमिट कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि कल ही आपने हमसे बातचीत में कहा था कि तीनों कोर्ट कमिश्नर अलग अलग रिपोर्ट दाखिल करेंगे। तीनों अलग अलग कर रहे हैं? जी नहीं, अब वो देखा जाएगा, माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा वो देखा जाएगा। और क्या अदालत में ऐसी भी बात है कि आपको सहयोग दोनों कोर्ट कमिश्नर से नहीं मिला, ऐसी भी कोई बात आ रही है? ऐसा इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा वो देखा जाएगा। आज आपकी तैयारी है? मेरी तरफ से पूरी तैयारी है। चलिए, कोर्ट का मामला है, इससे ज्यादा आप बात भी नहीं कर सकते। जी, कॉन्फिडेंशियल मैटर है, वो रिपोर्ट आ जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि विशाल सिंह को जो कुछ भी कहना है वो जिला अदालत में अब से थोड़ी देर बाद वो अपना आवेदन या अपनी जो भी बात है वो रखेंगे। लेकिन न्यूज़ 24 की जानकारी के मुताबिक कोर्ट कमिश्नर अलग अलग अपनी रिपोर्ट अदालत में देने की बात कहेंगे और 17 मई को ये रिपोर्ट बिल्कुल अदालत में पेश नहीं की जाएगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 वाराणसी। और देखिए इन सबके बीच एक और बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले पर एक बड़ी खबर यह कि वजूखाना सील किए जाने से मुस्लिम पक्ष की नाराजगी सामने आई है। मुस्लिम पक्ष अब इसको लेकर के कोर्ट में याचिका दायर करने वाला है। बिना पक्ष जाने वजूखाने को सील क्यों किया गया, मुस्लिम पक्ष अब यह ऐतराज जता रहा है। दरअसल वजूखाने का जो इलाका है जहां से शिवलिंग मिलने का दावा किया गया हिंदू पक्ष की तरफ से, जब कोर्ट में यह बात बताई गई थी, कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से पूरे इलाके को सील कर दिया, सीआरपीएफ की तैनाती कर दी और अब इस पर मुस्लिम पक्ष की नाराजगी सामने आई है। और देखिए ये पूरी स्थिति क्या है और इन सब के बीच धार्मिक मामला है। धार्मिक मामले में सियासत कहां तक हो रही है, क्या इसके जरिए 2024 का पूरा रोड मैप सेट किया जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के साथ साथ मेरे साथ कुछ मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी मौजूद हैं, जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे सबसे पहले आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी साहब जुड़ चुके हैं। गांधी जी, आपका भी बहुत स्वागत। और AIMIM के प्रवक्ता हैं पवन राव अंबेडकर साहब। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत। राजीव रंजन, प्रभाकर मिश्रा और साथ ही साथ अमिताभ ओझा भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मैं
चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले राजीव, सबसे पहले तो आपके ही पास आना चाह रहा हूं, इसके माहौल क्या है आप बताते हैं। दो माहौल नजर आ रहा है, एक तो धार्मिक स्थिति को लेकर के बनारस और देश में जहां अलग अलग स्थितियां नजर आ रही हैं उसका माहौल क्या है, और इससे सियासी माहौल कितना सेट हो रहा है। देखिए सऊद, इस पर चर्चा करने से पहले पूरे देश की निगाहें और दिलचस्पी इस बात में होगी कि 17 मई को अदालत ने कहा था रिपोर्ट पेश करने को, उसका क्या होगा। सबसे पहले न्यूज़ 24 ने ये जानकारी दी थी कि तीनों कोर्ट कमिश्नर अलग अलग रिपोर्ट दाखिल करेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी आपने देखा विशाल सिंह ने कैमरे पर कुछ भी नहीं कहा, चूंकि मामला अदालत में है तो उनको अदालत में सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन डालनी होगी। अब से थोड़ी देर बाद वो पहुंचेंगे। जो न्यूज़ 24 को जानकारी मिली है उसके मुताबिक 17 मई को तो ये रिपोर्ट पेश होने वाली है भी नहीं। अजय सिंह का बयान आपने देखा, जो तीसरे कोर्ट कमिश्नर है, अभी उन्होंने कहा। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण यह है कि कहीं ना कहीं ये तीनों कोर्ट कमिश्नर में, जहां तक हमारे देखने में आ रहा है, तीनों कोर्ट कमिश्नर में वो सामंजस्य नहीं दिखाई दिया जो कि 17 मई को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चाहिए था। उसकी कई वजहें हैं। अजय मिश्र जो एडवोकेट कमिश्नर थे वो 2 दिन ऑलरेडी पहले वीडियोग्राफी या सर्वे करने के लिए जा चुके थे। उन पर जब उनके रवैये पर जब मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज किया तो विशेष कमिश्नर विशाल सिंह को अदालत ने नियुक्त किया। एक चीज और आम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अदालतों में कोर्ट कमिश्नर्स की एक लिस्ट होती है। साधारण सिविल वाद जैसे मुकदमे का हो गया, खेत का हो गया, खेत का मुकदमा हो गया, सिविल सूट अगर दाखिल किया गया तो कई बार उन्हीं लिस्टेड कोर्ट कमिश्नर्स में से मौके का मुआयना करने के लिए अदालत एक कोर्ट कमिश्नर को भेजती है, जो अमीन और दूसरे जो राजस्व के लोग हैं उनके साथ जाकर के वहां मुआयना करके अपनी रिपोर्ट देते हैं कि वहां मौके पर ये हालात थे, यहां तक खेत था, यहां तक मेड़ था, यहां तक पेड़ था, ये सारी चीजें देते हैं। उसके बाद अदालत, क्योंकि इस तरह के मसलों में कई बार अदालत को अपनी तरफ से चीज़ों को, साक्ष्यों को या फैक्ट्स को जानने की ज़रूरत अदालत को थ्रू पड़ती है, क्योंकि दोनों पक्ष जो होते हैं, वादी प्रतिवादी, अलग अलग दावे करते हैं। तो मौके पर क्या स्थिति है इसके लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तो अदालतों में एक लिस्ट होती है। वो जो अदालत जिसमें ये मुकदमा चल रहा है उस अदालत की लिस्ट में अजय कुमार मिश्र का नाम था, लेकिन जब उनके रवैये पर ऐतराज एक पक्ष ने कर दिया तो आपको पता ही है कि ट्रांसफ़र एप्लीकेशन से तो आप जज भी बदलवा सकते हैं। अगर आप कह दें कि भाई इस कोर्ट पर हमको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है तो जज भी ट्रांसफर एप्लीकेशन से बदल जाते हैं। तो इसके बाद चूंकि कोर्ट कमिश्नर लिस्टेड उन कोर्ट कमिश्नर्स में से थे, इसलिए अदालत ने एक विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को, जो वो लिस्टेड कोर्ट कमिश्नर की लिस्ट में नहीं थे, उसके बाहर से उनको नियुक्त किया। अब जो लिस्टेड कोर्ट कमिश्नर वो ऑलरेडी 2 दिन वीडियोग्राफी करा चुके थे। अब जब विशेष कोर्ट कमिश्नर हुए विशाल सिंह तो अध्यक्षता यानी ये लीड करने लगे, अजय मिश्रा अलग हैं। तो निश्चित तौर पर मैंने तीनों अलग अलग अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और ऐसी स्थिति में 17 मई को रिपोर्ट नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है कि 17 मई को रिपोर्ट नहीं आएगी तो कब आएगी, तो इसमें 2-3 दिन और लगेगा। अब बात यह है कि दावे और प्रतिदावे के बाद अभी मुस्लिम पक्ष जो आपने कहा कि वजूखाने को जो सील किया गया उसके खिलाफ जाएगा, तो दरअसल ये उसी अदालत ने कल ये फैसला दिया था जब वहाँ हिंदू पक्ष के एक वादी ने वहीं घटना स्थल पर ही जैसे ही वजूखाने में शिवलिंग जैसी चीज दिखी और उसकी वीडियोग्राफी कराई गई और शिवलिंग मिलने की बात हिंदू पक्ष वहाँ करने लगा, वैसे ही वहीं पर एक उनको रिटन एप्लीकेशन कोर्ट कमिश्नर को वादी पक्ष ने दिया कि ये जो चीज़ है इसकी वीडियोग्राफी और तुरंत कराई जाए और इसको संरक्षित सुरक्षित रखने का तुरंत उपाय किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वीडियोग्राफी के बाद इसके साथ छेड़छाड़ हो जाए। तो उस आवेदन को उसी और दूसरी तरफ उसी अदालत में हिंदू पक्ष ने अपने वकील के जरिए ये प्रार्थना पत्र दिया और अदालत ने डीएम और सीआरपीएफ कमांडेंट को उसकी सुरक्षा और सील करने के आदेश तुरंत दिए। तो ये उसी अदालत का मामला, ये कल ही इस पर फैसला आया है। अब मुस्लिम पक्ष जाएगा कि उनका पक्ष सुने बिना उनके परिसर को सील करने का फैसला अदालत ने कैसे दे दिया। बात यह है कि अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। हिंदू पक्ष, जैसा एक वकील ने अभी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि मुकदमा इसीलिए होता है कि एक पक्ष कोई और बात कहता है, दूसरा कोई पक्ष और बात कहता है। अब ये अदालत तय करेगी, लेकिन कुल मिलाकर के पूरे देश की जानने में जो ये दिलचस्पी है कि 17 मई को रिपोर्ट पेश होगी कि नहीं, तो मुझे लगता है न्यूज़ 24 ये पक्के दावे के साथ
ये आपको खबर दे रहा है कि आज वो रिपोर्ट दाखिल नहीं होगी। बाकी कोर्ट कमिश्नर्स के बीच में भी कार्यशैली को लेकर कोई मतभेद है या अलग अलग चीजें आने वाली हैं या रिपोर्ट तैयार करने में तीनों एक साथ क्यों नहीं बैठ रहे हैं, ये बात भी थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। ठीक है, इस पर भी हमारी नजर है, उसके लिए भी हम आएंगे आपके पास राजीव। लेकिन प्रभाकर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जल्दी से काशी का रुख कर लेते हैं। अमिताभ, आज तो बहुत ज्यादा अहम दिन है और बीते एक हफ्ते से ज्यादा का समय है जब पूरे देश की निगाहें ज्ञानवापी परिसर पर ही टिकी हुई हैं और आज शायद उन सब का सबसे ज्यादा अहम दिन। जरा वहां की स्थिति बताइए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम सिविल कोर्ट जो है वाराणसी का उसके ठीक सामने मौजूद हैं। कई जज यहां से अंदर जा चुके हैं और यहां पे आज सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है क्योंकि काफ़ी अहम दिन है। आज रिपोर्ट सौंपी जानी है और इसको लेकर यहां पे पब्लिक गैदरिंग भी होनी शुरू हो गई है, इसलिए यहाँ सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। और दूसरी सबसे खास बात, जैसा राजीव रंजन जी बता रहे थे, लेकिन आज जो जानकारी यहाँ कोर्ट में आने के बाद मुझे जो मिली है कि कोर्ट जो एक सप्लीमेंट्री पहले जो कोर्ट जो जाँच रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट यहाँ देनी है, चूँकि आज टाइम है, तीनों जो कोर्ट एडवोकेट जो कमिश्नर है वो यहाँ पे आएंगे। और लेकिन प्राथमिक जो अजय मिश्रा, जिन्होंने पहले भी 2 दिन जो 6 और 7 का जो जांच की थी और उसके बाद फिर वो जांच की अवधि बढ़ी, तो वो एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट बाद में दाखिल होगी। हो सकता है कि आज एक प्राइमरी रिपोर्ट जो है कोर्ट उनसे मांगे और जिसकी तैयारियाँ उन्होंने की है। चूँकि 32 GB के 4 SD कार्ड हैं और इसके अलावा 2000 से ज़्यादा फोटोग्राफी है, तो निश्चित तौर पर इस पूरे सर्वे का रिपोर्ट तैयार करने में वक्त लगेगा। और वक्त का पहले जो था 16 मई का जो दिन था, उन्हें एक दिन का वक्त मिला था कि इस रिपोर्ट को तैयार करें, लेकिन कल भी सर्वे का काम हुआ और उसके बाद जैसा कि अजय प्रताप सिंह ने बताया भी कि रात 12 बजे तक उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, लेकिन मुकम्मल नहीं हुई है। तो इस कंडीशन में चूंकि कोर्ट में आज डेट था और आगे की भी तैयारियां चलनी है, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है, इसलिए कोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा समय देने की समय नहीं देगा। जैसा कि यहाँ पे वो कुछ वकीलों ने बताया है, उन्होंने ये भी बताया कि इस कंडीशन में ये होगा कि जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो कोर्ट लेगा और बाद में उन्हें समय देगा कि आप सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आप दाखिल कर सके, ऐसा हो सकता है। तो ये यहाँ की स्थिति है, हालात यहाँ पे है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है वो भी यहाँ पहुँच चुका है और उनके तरफ से एक याचिका दाखिल की जाएगी, क्योंकि बिना उन्हें उनकी बातों को सुने हुए कोर्ट ने एक तरफा फैसला दिया और वजू खाने को सील कर दिया। मुस्लिम पक्ष आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि जो शिवलिंग यहाँ जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है वो शिवलिंग है। उनका ये कहना है कि महज फव्वारा है और फव्वारे खूबसूरती के लिए यहाँ लगाए गए थे, जो पिछले कई वर्षों से बंद पड़े हुए थे। और वहाँ मछलियाँ हैं और चूँकि मछलियाँ हैं इसलिए खाना देने की इजाज़त भी वहाँ मिलनी चाहिए। इन बातों को लेकर आज मुस्लिम पक्ष याचिका दाखिल करेगा और जिसके लिए उसके वकील यहाँ कोर्ट में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये वहां पर आज की स्थिति है और इस स्थिति पर आप नजर बनाए रखिएगा। मैं आपके पास भी लौटूंगा, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले प्रभाकर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, इस पूरे मामले का जो कानूनी पहलू है जरा आप बता दें, क्योंकि वाराणसी में कुछ मामला चल रहा है, आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है और वहीं पर इससे लगे हुए कुछ और मामले भी सामने आ गए। कुतुब मीनार मामले पर भी साकेत कोर्ट में सुनवाई होनी है। उज्जैन में भी बिना नींव की एक मस्जिद है, उस पर भी दावा किया गया। अगर आप पूरी चीज को साफ कर पाए, पूरी स्थिति बता पाए। सऊद, सबकी निगाहें आज बनारस कोर्ट की तरफ नहीं होंगी, बनारस ज्ञानवापी की तरफ नहीं होंगी, सबकी निगाहें इधर होंगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी, उसमें जो मांग की गई थी, अब उस मांग का कोई मतलब नहीं रह गया। क्योंकि उसमें मांग की गई थी कि बनारस कोर्ट का जो ऑर्डर है एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का, उसे रोक लगाया जाए, जो वहाँ सर्वे चल रहा है उस पर रोक लगाया जाए, वो सब कुछ हो चुका है। अब हो चुका है तो आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? कानूनी तौर पर टेक्निकल भाषा में कहें कि वो पिटीशन इनफेक्चुअस हो चुका है, अब उस याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन कोर्ट में जब सुनवाई होगी जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने, तो उस समय मुस्लिम पक्ष की तरफ से, यानी जो इंतजामिया कमेटी है उनके तरफ से कहा जाएगा कि भले ही सर्वे का काम पूरा हो गया है, लेकिन उस सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने से या सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से रोक लगाई जाए, और ये मांग की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी बात एक और कि इंतजामिया कमेटी ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है उसमें एक और बात कही थी, वो ये कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के होते होते ये सब जो प्रक्रिया चल रही है उससे सामाजिक सौहार्द देश का बिगड़ रहा है और ये गैर जरूरी एक्टिविटी हो रही है, गैर जरूरी काम हो रहा है, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। तो ये सारी चीजें होंगी कोर्ट के सामने, तो सबकी निगाह होगी कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर रुख क्या होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट बनारस सिविल जज के सामने की पूरी प्रोसेस पर, प्रक्रिया पर रोक लगाता है, या कोर्ट ये कहता है कि आप आए थे सर्वे के खिलाफ, आप आए थे कोर्ट कमिश्नर एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के खिलाफ और ये चीजें हो चुकी हैं, इसलिए अब इसमें कोर्ट दखल नहीं देगा। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। और सऊद, एक बात और कि यहीं पर खड़ा होकर
यहीं पर खड़ा होकर हम वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई की रिपोर्ट कर रहे थे। ये मामला भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर जा रहा है। बनारस से लखनऊ गया था, लखनऊ से बनारस आया, बनारस से फिर सुप्रीम कोर्ट आया है और उसी तरह की कुछ पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। इस मुद्दे में कई कानूनी अड़चने हैं, कई कानूनी पहलू हैं। उसमें प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित है और साथ ही साथ ज्ञानवापी का मामला भी यहाँ पर आ गया है। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आज सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ न कुछ दखल जरूर देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने कुतुब मीनार की बात की, कुतुब मीनार के मामले में आज सुनवाई जो दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई होनी है उसकी उम्मीद बिल्कुल कम है, क्योंकि जो साकेत कोर्ट के जो एडवोकेट हैं कुतुब मीनार में, उसमें से ही 2 एडवोकेट वो हैं जो बनारस ज्ञानवापी में हैं। तो वहां चूंकि वो व्यस्त हैं तो यहां पर ये सुनवाई टल जाएगी, इसकी पर्याप्त संभावना है सऊद। लेकिन जो कुछ भी होगा अदालतों से होगा, साथ ही साथ जो कुछ अदालतों में हो रहा है उसके समानांतर जो चीजें चल रही हैं, जो सियासत हो रही है, जो बयानबाजियां चल रही हैं, वो भी चलती रहेंगी। क्योंकि अदालतें स्टेटस को का आदेश भले दे सकती हैं, वो कानूनी प्रक्रिया पर रोक लगा सकती हैं और निचली अदालत में क्या हो रहा है उस पर दिशा निर्देश जारी कर सकती हैं, लेकिन अदालत किसी ओवैसी पर, किसी गिरिराज सिंह पर, किसी और धार्मिक नेता पर कोई रोक नहीं लगा सकता। तो मतलब ये कि आने वाले समय में कोर्ट में कानूनी लड़ाई चलेगी और कोर्ट के बाहर सियासी लड़ाई चलेगी, धार्मिक लड़ाई चलेगी। और चूंकि जब कल ये बात आ गई, हिंदू पक्ष का जो दावा है कि वहां वजूखाने में शिवलिंग मिला है, जिसे मुस्लिम पक्ष नकार रहा है कि नहीं वो शिवलिंग नहीं है, वो फव्वारा है, दोनों अपने अपने दावे पर कायम रहेंगे। ठीक है प्रभाकर। और वो जब तक उसका कुछ नतीजा नहीं निकलता तब तक इस पर सियासत होगी। और आपने देखा था कैसे अयोध्या में पृष्ठभूमि बनी थी। मुझे थोड़ा थोड़ा मामला कुछ उसी अयोध्या के मामले की तरफ जाता हुआ दिखा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और हो भी रहा है यही कि एक समानांतर सियासी दंगल शुरू हो चुका है और बयानबाजियों का दौर हम देख भी रहे हैं। और इन सब के बीच जो आप जिक्र कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा अहम है। इसको कहीं ना कहीं अपनी नजर में रखना जरूरी है कि जैसे अयोध्या मामले में हुआ, क्या ज्ञानवापी मामले में, काशी में वही उसी चीज की पुनरावृत्ति हो रही है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष तो कम से कम यही कह रहा है। इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मनीष जी, अब्दुल हफीज गांधी साहब और पवन राव अंबेडकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। इन सब के बीच देखिए मनीष जी, भले ही कोर्ट में क्या मामले चल रहे हैं उसके पीछे कोई सियासी पार्टी है या नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि कोर्ट में जो चल रहे हैं धार्मिक मामले, सिर्फ ज्ञानवापी का नहीं है, कुतुब मीनार हो गया, उज्जैन हो गया, ताजमहल हो गया, मथुरा हो गया, इन सब के साथ साथ इसके कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाने की तो कोशिश हो रही है, इससे सियासत साधने की कोशिश तो भरपूर हो रही है। 2024 नजर में तो है। देखिए, ज्ञानवापी प्रकरण पर जो भी सर्वे हुआ है माननीय अदालत के आदेश पर हुआ है। अदालत ने सुनवाई की, उस अदालत जो निचली कोर्ट है उसके खिलाफ इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट इलाहाबाद भी गई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटरव्यूइंग से मना कर दिया। उसके बाद ये 3 दिन का सर्वे और वीडियोग्राफी हुआ है और वीडियोग्राफी में जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके आधार पर ही हम बात भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास अन्य कोई फैक्ट्स नहीं है। ये जब अदालत में प्रोड्यूस किए जाएंगे और सार्वजनिक होगा तब उस पर टिप्पणी करेंगे। जो मीडिया रिपोर्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। लेकिन देखिए, इस प्रकरण को थोड़ा अयोध्या से भिन्न मानना चाहिए। अयोध्या में तमाम चीजें भिज्ञ नहीं थी, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा जाए 18 अप्रैल 1669 में ऐसा आदेश औरंगजेब ने दिया था कि एशियाटिक लाइब्रेरी कलकत्ता में यह तथ्य सुरक्षित है और 2 सितंबर 1669 में औरंगजेब को सूचना दी गई कि वो मंदिर तोड़ दिया गया। तो इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन चूंकि हिंदू धर्म बहुसंख्यक धर्म सहिष्णु धर्म है, इसलिए वो कोर्ट और न्यायालय के माध्यम से अपनी बात को कह रहा है। कोर्ट जो भी फैसला करेगा, भारतीय जनता पार्टी कानून और संविधान को मानने वाली पार्टी है, जो भी माननीय न्यायालय फैसला करेगा उसको हम मानेंगे। लेकिन ये राम मंदिर जैसा क्रिटिकल विषय नहीं है। एशियाटिक लाइब्रेरी कोई भी चला जाए, औरंगजेब को आदेश को पढ़ ले तो ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें पॉसिबिलिटी है, ये उलझा हुआ मामला नहीं है। ज्ञानवापी पर जो हिंदू पक्ष का दावा है वो ज्यादा क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है और वो बहुत आसानी से अपना पक्ष साबित कर सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ही नहीं कहना चाहता हूं। मैंने इसीलिए लाइब्रेरी का नाम भी बता दिया, औरंगजेब का आदेश पढ़ लीजिए। दूसरी बात, 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था
उसमें कहीं नहीं कहा गया था मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना को रोक दिया जाए, चूंकि 1947 के पहले भी वहां पूजा अर्चना होती थी। तो मुलायम सिंह यादव ने ये पाप किया कि मां श्रृंगार गौरी की जो नियमित पूजा होती थी उसको वर्ष में एक बार कर दिया, वासंतिक नवरात्र की चतुर्थी को केवल होगी। तो अगर एक दिन भी पूजा की अनुमति उस स्थान पे है, एक छोटी सी बात जोड़ रहा हूं, तथ्य है, एक छोटी सी बात जोड़ रहा हूं, जो कुछ उस वक्त हुआ था मां श्रृंगार गौरी को लेकर के, जी मैं एक बात जोड़ रहा हूं, मां श्रृंगार गौरी की पूजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उन सब को लेते हुए जो कुछ उस वक्त हुआ था, आपको मालूम है ना कि उस पर रोक कहां से और कैसे लगी थी? अगर आप बता सकें। मैं सऊद जी बस नहीं, मैं तथ्य कुछ निकालना चाह रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूं किसने रोक लगाई थी? आप बस मैं 5 सेकंड में 1991 के पहले मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना होती थी, इस पे तो कोई किसी को आपत्ति नहीं हो सकती इस तथ्य पे। दूसरी बात, मुलायम सिंह यादव ने उस नियमित पूजा अर्चना को रोककर एक दिन की अनुमति दी ना उस सरकार ने, तो यानी वहां कुछ ऐसा जरूर था जिसकी पूजा अर्चना की अनुमति थी। तो पूजा अर्चना की अनुमति यानी हिंदुओं के देवी देवताओं का वास वहां था, उस आस्था का सम्मान मुलायम सिंह यादव को इतना तो करना पड़ा कि 365 दिन नहीं एक दिन जाके कराओ। किसी मस्जिद में आप ये अनुमति दे सकती है? मैं चाह रहा था मनीष जी, ठीक है आपने 5 सेकंड मांगा, मैंने 10 सेकंड से ज्यादा दिया, बस मैं ये चाह रहा था कि आप बता सके कि जो मां श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर के इजाजत थी वो एक शासकीय आदेश था या फिर कोर्ट का आदेश था? अगर आप क्लियर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल क्लियर करते हैं। जब सरकार ने रोक लगा दी तो लोग कोर्ट गए। जब सरकार ने रोक लगा दी, जैसे आज लोग कोर्ट गए हैं, 5 महिलाएं गई, ऐसे उस समय भी गए, 96-97 का कुछ सन है। कोर्ट ने आदेश किया कि ठीक है, चूंकि आपकी आस्था है, आप लगातार पूजा अर्चना करते आए हैं, इसलिए आप वासंतिक नवरात्र के चतुर्थी के, तो ये आप ही की बात को अगर मैं समझूं, बार बार आप मुलायम सिंह को कोट कर रहे हैं, तो जो कुछ उस वक्त हुआ अगर सरकार ने किया तो जो कुछ आज हो रहा है वो भी सरकार कर रही है? मान लिया जाए कि योगी सरकार सब कुछ कर रही है ज्ञान वापी मामले पर? कोर्ट सरकार का कोई आदेश नहीं है। उस समय सरकार ने रोका था। वहां एक दिन ऐसा हुआ कि 2 तिथियां आपस में आमने सामने खड़ी हो गई थी, लेकिन अभी इस पूरे प्रकरण पे न उत्तर प्रदेश सरकार न केंद्र सरकार, ये कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। मुस्लिम पक्षकार हाई कोर्ट इलाहाबाद भी गए थे इसको रोकने के लिए, हाई कोर्ट ने इंटरव्यूइंग से मना कर दिया और ये सर्वे वीडियोग्राफी पूरी हुई है। अभी प्रभाकर जी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विषय है, सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या स्टैंड लेता है। ठीक है, अच्छा जल्दी से मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, एक चीज का और रिएक्शन दे दीजिए, क्या आपको लगता है इस पर सियासी बयानबाजी होनी चाहिए? जैसे बार बार कही जा रही कि नंदी जी की प्रतीक्षा पूरी हुई, प्रकट हुए बाबा आ गए, ये इस तरह की बात करनी चाहिए क्या? ये इंस्टिगेट नहीं कर रहा है क्या भावनाओं को, या उसको कहीं ना कहीं सही साबित करने की कोशिश नहीं है? कोर्ट में एक मामला चल रहा है, कोर्ट की तरफ से आने दीजिए आदेश। सऊद जी देखिए, लेट्स कोर्ट डिसाइड। कल जब मीडिया रिपोर्ट्स में यह विषय आया कि शिवलिंग वहां प्रकट हुए हैं तो इस तरह की बयानबाजी आई है, लेकिन उसके पहले एक व्यक्ति ओवैसी दहाड़ के कह रहा है कि हम कहेंगे कि वहां बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, जबकि 5 सदस्यीय न्यायालय की पीठ ने वहां फैसला दिया जिसके आधार पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके बाद फिर वो आदमी कह रहा है कि वहां ज्ञानवापी मस्जिद थी है। हम तो कह रहे हैं कि न्यायालय का जो फैसला होगा उसको हम मानेंगे। तो दोषी कौन है? ये वो लोग हैं जो भड़का रहे हैं, तो सामाजिक तालमेल को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है मनीष जी। पवन राव साहब जरा जवाब दीजिए, कोर्ट में एक मामला चल रहा है, अगर बीजेपी की तरफ से बयान आ भी रहा है तो कल जब कोर्ट ने कुछ उसको लेकर के नैरेटिव्स दिए उसके बाद आ रहा है, और उसके बाद भी बड़े नपे तुले अंदाज में बयान आ रहा है। आप भी जान रहे हैं कि सीधे तौर पर तो कोई बात नहीं कही जा रही ज्ञानवापी को लेकर के, लेकिन ओवैसी साहब तो सीधे धड़ल्ले से कह रहे हैं कि वहां पर मस्जिद थी, कयामत तक मस्जिद रहेगी। आप कोर्ट की संविधान की दुहाई तो देते हैं, लेकिन फिर अपनी बयानबाजी में वो नजर नहीं आता आपकी। ऐसा नहीं है सऊद साहब, देखिए मनीष साहब ने बहुत विस्तार से बात कही, लेकिन कानून को तोड़ मरोड़ करके बात कही। क्या मनीष साहब ये कह सकते हैं 5 जजेस के जो जजमेंट की बात कह रहे हैं, क्या उस मामले में 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जैसी घटना अयोध्या में हुई है बाबरी मस्जिद के साथ, वैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रेलेवेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या इस बात को मनीष साहब नहीं मानेंगे? दूसरी बात,
जिस तरह से हम लोग शुरुआत से ही कहते हुए आए हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिया सर्वे का, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन है। और कल जिस तरह से आनन फानन में आदेश दिया गया कि ये शिवलिंग है और इसकी सुरक्षा के लिए जो है पुलिस तैनात की गई और वहां पर जो है मुसलमानों को रोका गया नमाज पढ़ने से, ये भड़काने की जो भाषा है, जिस तरह से एक व्यक्ति अभी इसने उसको करेक्ट कर लीजिए, नमाज पढ़ने से भी नहीं रोका गया, बाबा मिल गए वहां वजू खाने पर चारों तरफ से सील किया गया है। लेकिन पवन साहब, आप ये टेक्निकल बात कह रही हैं, इस पर किसी ने बहुत ज्यादा ऐतराज नहीं जताया, लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि वहां पर मस्जिद थी, कयामत तक मस्जिद रहेगी, इसको आप क्या साबित, इंस्टिगेट आप भी तो कर रहे हैं ना, एक पक्ष को तो इंस्टिगेट ही कर रहे हैं। कानून की बात, यस, कानून प्रोटेक्ट करता है, कानून प्रोटेक्ट करता है, इस देश का संविधान प्रोटेक्ट करता है, और ये 1991 का एक्ट प्रोटेक्ट करता है कि जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं जो 15 अगस्त 1947 से पहले उपस्थित थे, वहां पर प्रेजेंट थे, उनको वो प्रिजर्व करता। इसलिए हम कयामत की बात करते हैं। जब तक इस देश में कानून रहेगा तब तक इस देश की सभी धार्मिक स्थल सुरक्षित रहेंगे। मनीष साहब जैसे लोग जब ये कहते हैं, सोहन लाल जी क्या कह रहे हैं कि बाबा मिल गए, ये इंस्टिगेशन है। आज आप देखिए कि मंदिर परिसर और ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास वो लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, और जिस व्यक्ति ने ये कहा है बाबा मिल गए, वो लीगल प्रोसेस को ब्रीच करता है। अच्छा, अब्दुल भाई के पास मैं जाऊंगा पवन साहब, लेकिन एक छोटा सा सवाल और है। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसने जो है वहां के लोगों को भड़काने का काम किया, जबकि अभी वो प्रोसेस लीगल प्रोसेस है, उस लीगल प्रोसेस को भी कंप्लीट नहीं किया गया है। ठीक है पवन साहब, लेकिन एक बात का जवाब और दे दीजिए, बाकी विपक्षी पार्टियां, आप तो सीधे सीधे इसमें शुरू से ही बयानबाजी कर रहे हैं, ओवैसी साहब क्या कुछ कह रहे हैं वो हम सब लगातार देख भी रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक नैरेटिव और आ रहा है कि असल में 2024 का एक एजेंडा सेट किया जा रहा है, और उसमें आप, जैसा कि आरोप लगता है बीजेपी की बी पार्टी का, वही आप काम कर रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं इंस्टिगेट कर रहे हैं, और इससे हिंदू पक्ष भी इंटैक्ट होगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर यह बयानबाजी और इन सब विवाद के बीच औरंगजेब की मजार पर जाना, वहां फातिया पढ़ना, यह सब क्या है? आप इंस्टिगेट करके एक नैरेटिव सेट करने में मदद ही तो कर रहे हैं, तो फिर क्यों ना कहा जाए कि आप बी पार्टी हैं? नहीं, साउथ साहब एकदम साफ है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की दाल रोटी जो है मुगलों से और औरंगजेब से चल रही है। ये देश आपकी भी चल रही है क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूं। ना, हमारी रोटी नहीं चल रही। हम मुगलों की और औरंगजेब की अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इस देश का संविधान और कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है कि रिलीजियस प्लेसेस जो है कंजर्व किए फिर आप दूसरी तरफ चलेगा, ये बात आप कह चुके हैं। आप मेरी बात का टू द पॉइंट जवाब दीजिए फिर, क्योंकि मुझे अब्दुल हफीज गांधी साहब के पास भी जाना है। आप ऐसे माहौल में, इतना गर्म माहौल है, औरंगजेब की मजार पर जाकर के फातिया क्यों पढ़ रहे हैं? वहां पर इस तरह की बयानबाजी क्यों की जा रही है? आपकी तरफ से लगातार जो बात की जा रही है, एक पक्ष को इंस्टिगेट करने की कोशिश नजर आती है। नहीं, इंस्टिगेशन कर कौन रहा है? कौन कह रहा है कि लाउड स्पीकर के थ्रू हम हनुमान चालीसा करेंगे? ज्ञानवापी पे रहिए ना, आप ज्ञानवापी पे रहिए। मैं बाकियों को क्यों, बाकियों पर क्यों आ रहे हैं? अजान के नाम पर हम जो है धार्मिक उन्माद फैलाएंगे? कौन फैला रहा? हम नहीं फैला रहे हैं। हम इस देश की व्यवस्था को जो है शांतिपूर्ण व्यवस्था चाहते हैं। इस देश में सामाजिक व्यवस्था सौहार्दपूर्ण बनी रहे। अच्छा, इसका तर्क दे दीजिए, जल्दी से जवाब, इसका तर्क दे दीजिए। इतने गर्म माहौल में औरंगजेब की मजार पर जाकर फातिया पढ़ने का क्या तुक है? तर्क दे दीजिए बस। नहीं, इससे कौन सा इंस्टिगेशन हो रहा है? मैं पूछ रहा हूं, आप तर्क दे दीजिए, क्या है इसके पीछे? कौन सा इंस्टिगेशन हो रहा है? बिल्कुल नहीं। और आप अक्लेम कर रहे हैं औरंगजेब को, जिसने ज्ञानवापी मामले में आदेश दिया, या उसको लेकर के कई तरह के विवाद, दावे प्रतिदावे हैं। उस बीच में अगर आपके नेता जाते हैं तो इंस्टिगेशन नहीं है, मैसेजिंग नहीं है। आप छोटे बच्चे तो नहीं है पवन साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं, बच्चों की बात नहीं है, सच्चाई की बात है। औरंगजेब को लेकर के जिस तरह से इस देश में माहौल बनाया गया है, वो माहौल ठीक नहीं है, वो बिल्कुल माहौल ठीक नहीं है। और जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जिस तरह से ऑर्डर आ रहे हैं, वो कानून का वायलेशन है, साफ वायलेशन। अब्दुल हफीज गांधी साहब, ठीक है, चलिए मैं पवन साहब आ रहा हूं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, इस पूरे मामले को सियासी चश्मे से देखना सही है क्या? और अगर देखना चाहिए तो बीजेपी भी बयान दे रही है, एआईएमआईएम की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? साउथ साहब, मैं समझता हूं कि इस मसले को सियासी नजरिए से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ये पूरा का पूरा जो मसला है वो कानूनी मसला है, और हमें ये देखना है कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में संविधान की या जो कानून है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
और मैं समझता हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में मसला पेंडिंग है और आज सुप्रीम कोर्ट जिसकी सुनवाई करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट को यही देखना है कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये मसला एंटरटेन किया है, क्या वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में वो एंटरटेन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इस तरह का कोई जुरिडिक्शन है कि जब सारे के सारे मसले सेटल हो गए, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो मसला था उसको एक्सेप्शन मान के, जब सारे के सारे मसलों का जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो सेटल हो गया, तो क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये पावर है, क्या ये जुरिडिक्शन है कि वो इस तरह के मसले एंटरटेन कर सके? इस तरह का जो फैसला है, मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट को देना है। गांधी साहब, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, आपके पास वापस आऊंगा, इस पूरी बात से आपकी बात कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन इस बीच कुछ अपडेट आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। प्रभाकर मेरे साथ सहयोगी मेरे जुड़े हुए कुछ बता रहे हैं। प्रभाकर, क्या अपडेट है आपके पास? सऊद, अपडेट बस इतना है कि मुझे लगा कि एक फैक्ट रख दूं ताकि आपकी चर्चा आगे बढ़े। जी, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में जब फैसला दिया था तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का रिस्पेक्ट करने को कहा था और यह भी कहा था कि काशी और मथुरा में यथास्थिति बहाल रखनी चाहिए। और जिस बेंच ने फैसला दिया था उसमें जस्टिस बोबड़े थे और जस्टिस बोबड़े बाद में जब सीजेआई बने तो उन्हीं की बेंच के सामने उसी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का, जिसका कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने सम्मान करने को कहा था, उस बेंच के सामने, जस्टिस बोबड़े की बेंच के सामने उस एक्ट को चुनौती दे दिया गया और उस याचिका को उन्होंने एडमिट करते हुए नोटिस जारी कर दिया था। तो मतलब आप समझिए कि अदालतों में भी क्या चल रहा है, चीजें किस तरह बदल रही हैं, निचली अदालत, ऊपरी अदालत, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो मुझे लगता है कि आपकी चर्चा में इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, 5 जजों की बेंच ने कहा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की सैंक्टिटी बरकरार रहनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, और उसी सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार किया था और उस पर केंद्र सरकार से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जो मामला यहां पर लंबित है। बिल्कुल ठीक बात है, और मुझे लगता है कि प्रभाकर ये सब लोग समझ भी रहे हैं, इसको सेंस भी कर रहे हैं, लेकिन जो कोर्ट का मामला है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस पर खुले तौर पर बोलने से बचते भी हैं, लेकिन समझ सबको सब कुछ आ रहा है। लेकिन मैं आऊंगा आपके पास और, लेकिन गांधी साहब आप अपनी बात रखिए, और यह भी मैं पूछना चाहूंगा कि इस पर जो बयानबाजी हो रही है, बीजेपी भी कह रही है, कुछ अपनी तरफ से ओवैसी साहब भी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी का क्या रुख है इस पर? देखिए, तो मैं आपको बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो 2019 में राम जन्मभूमि का जजमेंट दिया, उसमें कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1981 जो है वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज के अंदर सौहार्द एक्ट से आता है, और उस वक्त की सरकार ने ये एक्ट इसीलिए पास किया था कि समाज के अंदर सौहार्द बन सके, एक दूसरे से जो है वो मोहब्बत कायम हो सके, और इसलिए जो है काफी तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने की थी। और सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हिस्ट्री एंड इट्स रॉन्ग शुड नॉट बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू ऑपरेस द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि इन सारे के सारे मुद्दों को एक हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए जिससे हमारा वर्तमान और हमारा फ्यूचर जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो। तो बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट के इस एक्ट को लेकर। नहीं, पूरी बात जल्दी से कहिए क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन सबको पता है, अब अपना पक्ष रख दीजिए जल्दी से। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो मसला है वो बहुत लीगल मसला है, और सुप्रीम कोर्ट को इसको बहुत जल्दी डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि नहीं, इसके समानांतर तो गाजी साहब सियासत हो रही है ना, लोग अपना अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सिर्फ अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है या नहीं? उसको तो हिंदू वोट भी चाहिए, मुस्लिम वोट तो वो चाहती ही चाहती है, लेकिन वो बहुसंख्यकों को भी नाराज नहीं करना चाहती है। 2024 है, उसके बाद 2027 है, कुछ तो होगा नजर में। तो सब यहाँ पर वोटों का सवाल नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो समाज से ही बनी है, और समाज में यदि सौहार्द नहीं होगा, समाज में यदि शांति नहीं होगी, तो मैं समझता हूं कि इस मामले पर सपा का स्टैंड क्या है, अगर आप ये क्लियर कर दें जल्दी से। हमारा स्टैंड ये है कि हम कानून और संविधान के साथ हैं, जो भी कानून कहता है समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी। मनीष जी, आप अपना कुछ इस पे रिएक्शन देना चाह रहे हैं, लेकिन प्रभाकर जो बात कह रहे हैं उसको भी जरा आप अगर रेखांकित कर सके जल्दी से, बहुत शॉर्ट में। देखिए, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है या कोई भी एक्ट का निर्माण संविधान के तहत होता है, संविधान से बड़ा कोई एक्ट नहीं होता, और कोई भी एक्ट ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको चैलेंज न किया जा सके। और जो लोग दुहाई दे रहे हैं अभी, थोड़ा जल्दी से मनीष जी,
जो लोग दुहाई दे रहे हैं, एक तरफ न्यायालय की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ ठीक है। मनीष साहब आपकी बात आ गई। मैं माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि बिल्कुल समय इजाजत नहीं दे रहा। पवन साहब मैं आपसे माफी चाहूंगा, आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन स्थिति यही है कि कोई भी चीज संविधान से ऊपर नहीं है। कोर्ट और कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इन सबके बीच जो समानांतर सियासत हो रही है, कम से कम इससे बचना चाहिए। और आपसी सौहार्द को लेकर के जब अदालतें अपनी बात कहती है, नैरेटिव सेट करती हैं, तो वो सियासतदानों की भी जिम्मेदारी होती है कि उसे बनाए रखें। आप सभी चर्चा में शामिल, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहेगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।